একটু অডিবল আছে নাকি চাওকচোন আছে না हेलो हेलो यस सर। हाँ सुन रहे हैं ना जी सर। अच्छा आज आप लोगों का कॉस्ट ऑडिट खत्म करेगा हम आज ठीक है ठीक है सर। अच्छा हेलो यस सर। यस सुनाई दे रहा है ना आपको जी जी सर, सुनाई दे हाँ रही अच्छा बेटा देखो अभी एक पार्ट में आओ कॉस्ट ऑडिट का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझो ठीक है कॉस्ट ऑडिट का इम्पोर्टेंस क्या है पहले वो समझो क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है कॉस्ट ऑडिट का पहला तो ये है कि आप जब कॉस्टिंग निकाल रहा होता है कोई यूनिट कॉस्ट पर निकाल रहा होता है तो हम लोगों को इसका जरूरत पड़ सकता है ठीक है हाँ ठीक है यस उसके सर। बाद में क्या होता है उसके बाद अगर कोई हमारे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में कोई इनसफिशिएंसी होता है मतलब डाटा में कोई गलती है कोई एरर है तो हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकता है राइट वी कैन जी रेक्टिफाई इट ठीक है अच्छा थर्ड में क्या है कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है इंटरनल कंट्रोल प्रेजेंट होता है कि नहीं बताओ कॉस्ट ऑडिट में आपका इंटरनल कंट्रोल होता है कि नहीं बताओ तो वो कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रिस्क फैक्टर देखना होता है ठीक है ओके उसके बाद में फिर बोला है ऑडिटिंग कॉस्ट डाटा बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है यस स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है बताओ तो एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है अंजना सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है सर जितना कि होना चाहिए कॉस्ट। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट का नाम होता है बजटेड ठीक है बजट। ओके सर। बजटेड जो होना था सो हो गया ठीक है आपको एक चैप्टर याद होगा मेरे हिसाब से वेरिएंस एनालिसिस कुछ याद आया हाँ कुछ याद आया वेरिएंस हम्म, एनालिसिस हम लोग क्या करता था यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट टिकता था कंपेयर करता था स्टैंडर्ड से करता था कि नहीं बताओ जी सर। फिर हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालता था फिर हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालता था फिर हम लोग मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालता था फिर हम लोग मटेरियल इल्ड वेरिएंस निकालता था फिर हम लोग मटेरियल रिवाइज्ड क्या था वो है इल्ड वेरिएंस था और एक और था ना दूसरा कौन सा था हाँ भाई दुनिया का सबसे बवंडर चैप्टर है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझा दुनिया का सबसे बवंडर चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज तक ये चैप्टर किसी को समझ में नहीं आया बच्चे का सबसे बड़ा बीमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के जाना लाइक मी अच्छा उसके बाद में क्या है गवर्नमेंट डिसीजंस डिसाइड ऑन एक्सटेंडिंग ऑन एवोल्यूशन टैरिफ प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द ऑडिटेड डाटा ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट टैरिफ क्या होता है भाई तारीफ क्या होता है तारीफ इट्स एन टैरिफ न टैरिफ क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है एक्चुअल में सर क्या है टैरिफ। टैरिफ तारीफ तारीफ भी होता है। तारीख या तारीफ तारीफ। अरे हमको तुम्हारा तारीफ नहीं करना इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ क्या है तारीफ है या क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बताओ तारीफ ये टैक्स है एक पहले जमाने में इसको टैक्स को हम लोग क्या बोला जाता था तारीफ हिस्ट्री में ओके। पढ़ा होगा हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये पहले हम लोग बोलता था कि हम लोग के ऊपर तारीफ लगाया टैरिफ इट्स एन ब्रिटिश वर्ड टैरिफ टैक्स ठीक है तो ठीक है सर। टैरिफ को खत्म करना टैरिफ प्रोडक्शन मतलब टैरिफ को खत्म करना कोस्ट स्ट्रक्चर हम लोगों को हेल्प करता है ठीक है उसके बाद में देखो कि कॉस्ट ऑडिट का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर मतलब वो किसके अंडर आता है ठीक है वो किसके अंडर आता है हम लोगों को वो देखना है अच्छा कॉस्ट ऑडिट किसके अंडर आता है किसके अंदर आता है कॉस्ट ऑडिट हाँ कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में जो कॉस्ट ऑडिट देखती है
हाँ भाई, कौन सा है, कौन सा है बताओ, माय क्वेश्चन, कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कॉस्ट ऑडिट को देखता है इंडिया में? कौन सा है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखेगा ही, लेकिन कौन किसके अंडर आएगा? ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑडिट इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? इट्स इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट? 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देख लो यहाँ पे क्या क्या दिया है। रेगुलेटेड सेक्टर कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे लग रहा है, देखो। टेलीकम्युनिकेशन नॉट एप्लीकेबल। कस्टम एंड टैरिफ, क्या है ये? कस्टम्स एंड टैरिफ एक्ट हेडिंग, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बोला ट्रांसमिशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट एप्लीकेबल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉट एप्लीकेबल। ये कुछ इंडस्ट्रीज दे के रखा है, जस्ट गो थ्रू इट, नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, गो थ्रू इट। कौन सा रेगुलेटेड सेक्टर से है, कौन सा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से, टर्बोजेट्स, टर्बो प्रोपेलर्स, ये सब क्या है? जो सबमरीन्स का, शिप्स का जो प्रोपेलर्स होता है उसके बारे में ये एग्जाम में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले आओ, कॉस्ट ऑडिट कहाँ पे लगता है? पेज नंबर 545, ठीक है? कॉस्ट ऑडिट कहाँ पे लगता है, देखो। कॉस्ट ऑडिट लगता है, किस किस पे लगता है? कंपनीज पे लगता है, पहली चीज, ठीक है? किस पे लगता है? कंपनीज पे लगता है। तो कंपनीज पे जैसे लगेगा तो कुछ लिमिट्स होगा कि नहीं, बताओ? कुछ लिमिट्स होगा कि नहीं, कि भाई आपका पेड अप शेयर कैपिटल ये है, आपका टर्नओवर ये है, आपका लोन्स एंड बोरोइंग्स ये है, तो कुछ लिमिट्स होता है कोई भी चीज का। तो हम लोग इसमें वो लिमिट्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना आप लोग। क्या बोला है कि रूल 3, प्लीज आप लोग मेमोराइज कर लो रूल्स। कुछ सिलेक्टेड रूल्स होता है, ये आपको मेमोराइज करना है। रूल 3, रूल 3 किसके बारे में बोलता है, सुनो। Rule 3 of Companies Act, cost and audit rules provided all the companies under the regulated and non-regulated engaged in the production of goods or providing the services and have a overall turnover of goods and services 35 crore or above preceding financial year are required to include in the cost record in their books of accounts. ठीक है? कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस पे लगेगा? रूल 3 पे लगेगा। कब लगेगा? अगर उसका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से क्या है, क्या है? ज्यादा है। चलो आज हिंदी लिख देता हूं, ज्यादा है। जिसका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, रूल 3 क्या बोलता है? कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड उसके ऊपर लगेगा। कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करना है, राइट? ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाओ रूल 4 पे। रूल 4 क्या बोल रहा है? रूल 4 ये बोल रहा है, देखो वो चार्ट देखो पहले, क्या बोला? 2 सेंस पे बांट दिया, रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब जो रेगुलेशंस फॉलो करता है, और नॉन रेगुलेटरी का मतलब होता है जो नॉन रेगुलेशंस नहीं लगता। 2 पार्ट है। पेज पलटो आप, पेज नंबर क्या है? 546। देखो क्या लिखा है इसमें। रेगुलेटरी सेक्टर्स का 3 कंडीशंस है, क्या? जिसका ओवरऑल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ग्रेटर देन 50 करोड़। रूल 4 क्या है? कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स क्या करना है आपको? एप्लीकेबल होगा। कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा रेगुलेटेड सेक्टर पे जिसका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, पहला बात, ठीक है? और क्या बोला है दूसरा? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज ग्रेटर देन 25 करोड़। ओवरऑल 50 है और इंडिविजुअल कितना है? उसका आधा, 25। समझ में आया? जी सर। अगर आपको रूल 4 पढ़ना है, रूल 4 क्या बोला? अगर रेगुलेटेड सेक्टर है तो ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ को देख लेना, ठीक है? और इंडिविजुअल टर्नओवर कितना देखना है? 25 करोड़, ठीक है? अच्छा, और एक्सपोर्ट से हम लोग कितना रेवेन्यू कमा रहा है? 75%, ठीक है? 75% कमा रहा है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन
ये वर्ड आपने कभी सुना है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन? यस। नो सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनकम टैक्स का सेक्शन 10, इनकम टैक्स का सेक्शन 10। देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल सर इकोनॉमिक, हाँ यस। सर, आपने जो रूल 4 बोला सर, वो किसमें सर, मतलब वो किसमें मतलब लागू होता है, फिर से सर बोलिए तो। हाँ सर जो रूल 4 आपने बोला हाँ, सर, वो सर किसमें लागू होता है स्पेशली? देखो दो सेक्टर डिवाइड कर दिया सरकार ने, ठीक जी है? सर। एक रेगुलेटेड है और एक नॉन रेगुलेटेड है, ठीक है? तो जी सर। रेगुलेटेड का मतलब है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हम लोग का सबसे बड़ा बॉडी है सरकार का, ठीक है? मोदी ओके जी सर। ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना के रखा है, एक्चुअली सबसे पहले एक चीज समझो, जो कॉस्ट ऑडिट होगा, जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, उसका बॉस एमसीए है, पहला चीज, ठीक है? जी उसने जी। उसने दो सेगमेंट बना दिया, एक रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। एक रेगुलेटेड का अलग अलग पार्ट है, इसके प्रीसीडिंग पेज पे जाना, उस पर कुछ पार्ट्स देके रखा है, वो जस्ट गो थ्रू इट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलेटेड का मतलब यही होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आएगा, और नॉन रेगुलेटेड का मतलब वो होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो कंट्रोल करेगा उसको इनडायरेक्टली। बोलने का मतलब ये है, जी सर। ठीक है? तो जी जी आपको ये जी। देखना है रूल 4 में क्या है, कि अगर रेगुलेटेड सेक्टर का बात करेंगे तो इसमें तीन चीजें हैं। क्या क्या? कि अगर कंपनी का पूरा टर्नओवर, सुनो ध्यान से, कंपनी जी का ओवरऑल, ओवरऑल मतलब क्या? पूरे साल का, ठीक है? फॉर डियर। जी जी पूरे साल का टर्नओवर आपको देखना है 50 करोड़ होना चाहिए, पहली चीज। समझ में आया? जी। ओके। और सेकंड में क्या है, अगर इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल टर्नओवर उसका आधा करोड़, 25 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, ठीक है? जी सर। जी सर। अच्छा, ओके। उसके बाद ये बोला है अगर मैं रेवेन्यू कमा रहा हूं तो 75% रेवेन्यू कमाना है, ठीक है? ठीक ओके। है? तो रेगुलेटेड जी सर। सेक्टर्स है तो मेरे को 75% रेवेन्यू कमाना है, मतलब 75% सेल करना है, राइट? जी जी। अच्छा, उसके बाद में आप एक और बात बोला है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब मैं वही समझा रहा हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखो स्पेशल जी इकोनॉमिक जोन जो है इनकम टैक्स में सेक्शन 10 और 10AA, इसका दो सेक्शंस होता है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, या तो पढ़ा होगा आपने या पढ़ लिया, पढ़ने वाले हो, तो उसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन 10 और सेक्शन 10AA, ठीक है? इसमें हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग मतलब प्रॉफिट्स निकालते हैं इसका, ठीक है? हेलो, यस सर। जी सर। हम लोग इसका प्रॉफिट्स निकालते हैं। बस इतना बात याद रखो, सेक्शन 10 और कुछ सेक्शन 10AA कुछ एग्जम्पशंस होता है इसका। तो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि इसका मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री और हब्स को बूस्ट करने के लिए कुछ जोन्स बना दिया, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ हब्स बना के रखा है। जैसे गुड़गांवा, गुड़गांवा एक हब है, बैंगलोर हब है, पुणे हब है, ठीक है? अगर वहां पे कोई इंडस्ट्री है, सुनो मेरी बात, अगर वहां पे कोई भी, अगर ऐसा गवर्नमेंट ने एक जोन बनाया हुआ है, वहां पे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो वहां पे 5 साल तक आपको कोई टैक्स बेनिफिट या टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको 5 साल तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड योर कैपिटल, ठीक है? अब जैसे कि इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रहा है, फ्रॉम वेयर, मुंबई टू अहमदाबाद। मोदी जी ने बोला जापान को, आप आओ भाई, वो लोग आया। अब अहमदाबाद भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और मुंबई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। तो यहां से जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जापान ने जो इन्वेस्टमेंट किया है इतना करोड़ों रुपया का,
एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी कंट्री अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो दे आर अंडर द स्लैब रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है उसके ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग सुना है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, फिर उसके बाद में और भी DTA लगता है, अलग अलग प्रोविजंस लगता है सबका। लेकिन अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगा है कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 इयर्स तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, वो हम लोगों का देश को कुछ दे रहा है। तो सरकार ने बोला ठीक है 5 साल तक तो तू पैसा कमा, उसके बाद तू मेरे अंडर आएगा। ठीक है, तो समझ में आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फंडा? यस सर, यस सर। तो ये जो है ये रेगुलेटेड सेक्टर्स में आने वाला है। आया बात समझ में? अच्छा, इसका प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं पता है? इसका प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, इसका जो हम लोग वो निकालते हैं, क्या निकालते था ना हम लोग सेक्शन 10 में इसका, हाँ, प्रॉफिट लो, इसका कुछ प्रॉफिट्स होगा, इसका नीचे लिखो टोटल टर्नओवर। ये मैं इनकम टैक्स के हिसाब से बता रहा हूं आपको, टोटल टर्नओवर और इनटू क्या, डोमेस्टिक टर्नओवर, डोमेस्टिक टर्नओवर। इनकम टैक्स में ये फॉलो किया जाता है। टोटल टर्नओवर को ऐड करो, प्रॉफिट भी आपका होगा और डोमेस्टिक टर्नओवर भी होगा। डोमेस्टिक टर्नओवर का मतलब क्या? जो गुड्स एंड सर्विसेज का है। बेटा देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सबको, आपको भी और सबको, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर प्रोविजन का, हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। समझ में आया बात? यस? यस सर। ऑडिट ये नहीं है कि आपने ऑडिट बुक से पढ़ लिया, रट्टा मार लिया और पास हो गया, वो नहीं है, वो गलत कंसेप्ट है। ऑडिट में आपको हर चीज का पता होना चाहिए, हर चीज का। अगर आपका क्लाइंट आपको पूछ ले कि मेरे को SEG का मतलब समझाओ, तो फिर क्या समझाओगे आप बताओ? आप तो यही कहोगे यार ये तो मैंने ऑडिट में पढ़ा ही नहीं। भाई साहब, उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको याद रहेगा कि SEG का मतलब क्या होता है, SEZ का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है? अच्छा, यस सर। अब आ जाओ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स पे। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स पे क्या बातें हैं? अच्छा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, पहला है कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट हम लोगों का 75% से ज्यादा है, ठीक है, यस, यस सर। उसके Yes, बाद sir. में इसमें भी दूसरा कंडीशन बोला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, फिर बोला है कि आपका जो ओवरऑल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। रेगुलेटेड में कितना था, 50, इसमें कितना है, 100। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, और इंडिविजुअल सर्विस और गुड्स के लिए कितना होना चाहिए, उसमें था 25, इसमें कितना था, 35। हेलो, जी यस सर, जी इसमें बस लिमिट्स का खेल है। जी। समझ में आया? इसमें बस लिमिट्स का खेल है। सॉरी। तो आपको समझ में आ गया ना कि कौन सा रूल 4 लगेगा? रूल 4 में फिर से समझा रहा हूँ। रेगुलेटेड में देखो ओवरऑल 50, इंडिविजुअल 25, 75% ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए। देखो 75% ऑफ एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका रूल 4 का नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में भी है, लेकिन लिमिट जो है वो अलग है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स पे लिमिट है 100 ओवरऑल, और रेगुलेटेड में लिमिट है 50 का। ठीक है? अच्छा, दूसरा चीज क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज का लिमिट कितना है रेगुलेटेड पे, 25, और इसमें कितना है, 35। बस काम 35। खत्म, रूल 4 खत्म, रूल 4 खत्म। अब आ रूल जाओ, 3 सबको समझा दीजिए ना। यस, रूल 3। रूल 3, जी सर। हाँ, किस पे लास्ट पे? एक सेकंड,
हाँ, जो रूल 3 में नहीं आएगा उस पे नहीं लगेगा। तो रूल 3 में कौन आ रहा है? रूल 3 में कोई कंपनी है उस पे लग रहा है ना। रूल 3 क्या बोल रहा है? रूल 3 देखो क्या बोल रहा है इस पे, जिसका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ रुपीज से ज्यादा है तो उस पे कॉस्ट ऑडिट लगेगा, रूल 3। तो इसमें जो कवर नहीं होगा रूल 4 पे आएगा। इस पे जो हाँ हाँ, कहाँ पे? हाँ, ये जो 3 है ये उस पे नहीं आएगा ना। ये रूल सेल नॉट में ओनली रूल 3 इन तीनों चीज पे रूल 3 लगा दो। सॉरी, इन तीनों चीज पे, सॉरी मेरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखो इधर देखो, सबसे पहले रूल 3 में क्या, देखो रूल 3 में ऐसे बोला है कि ओवरऑल लिमिट हम लोग का 35 करोड़ है, ठीक है। अगर 35 करोड़ से ज्यादा है तो रूल 3 लगा लो कॉस्ट ऑडिट का। और रूल 4 में कुछ 3 एक्सेप्शन है, सॉरी 3 एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई एससीजे वाला है, कोई एक्सपोर्ट है, और कौन सा है, और कौन सा है, ये दो ही चीज है, 75% और एससीजे। इस पे आप रूल 3 लगाना। सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उस पे आप रूल 3 लगाना, ठीक है। हेलो, यस सर। उस पे आप रूल 3 लगाना, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, उस पे आप रूल 3 लगाना, ठीक है। और बाकी जो टर्नओवर जो दिख रहा है ना आपका 50, 25, 35 और 100, इस पे रूल 4 लग जाएगा। रूल 4 लगेगा हाँ, इस जी। पे रूल 4 लग जाएगा, मैंने देखा नहीं, सॉरी। ये इस पे रूल 4 लग जाएगा। और दूसरा चीज और लगा है, जो रूल 3 पे लग रहा है 35 करोड़, वो जनरल लिमिट है, वो जनरल लिमिट है आपका। उससे कम अगर है लिमिट, 30 करोड़ है, 28 करोड़ है, तो नहीं लगेगा रूल 3 आपका। समझ में आया? यस सर जी। बस आपको ये देखना है कि 35 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्ट 35 है तभी भी नहीं लगेगा, उससे ज्यादा होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देगा 35 करोड़ है, तभी भी नहीं लगेगा, उससे ज्यादा और मोर, ठीक है। और मोर, ये लिमिट मोर। आपको वो लिमिट आपको देखना है। समझ में आया? अच्छा, रूल 5 में क्या है? रूल 5 में क्या बोला? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स के फॉर्म पे आपको क्या क्या रखना है वो देखो, क्या क्या रखना है। अच्छा, जनरल रिकॉर्ड्स क्या होता है बताओ? कंपनी का जनरल रिकॉर्ड्स क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैनी। अब इस पे क्या क्या होगा? कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे तो क्या क्या रखना होगा? आपको एक कॉस्ट शीट रखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट रखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट रखना पड़ेगा आपको, स्टॉक का एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टॉक का मतलब 3 चीज, कितना रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश गुड्स है, और कितना वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब कितना काम चल रहा है, उनका डिटेल्स रिकॉर्ड्स आपको रखना पड़ेगा। आपको एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है, वो जनरल रिकॉर्ड्स। ये सब जो आप जनरल अकाउंटिंग में मेंटेन कर रहा होता है, वो कॉस्ट ऑडिट में भी आपको वही रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। समझ में आया? ऐसा याद रखो, रूल 5 किसके लिए है? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए है। अब क्या क्या रिकॉर्ड्स है देखो इसमें क्या लिखा है। The cost record referred in subsection 1 on regular basis as to facilitate the cost per unit production or cost of operation, cost of sale, margin, half yearly, annual basis. Cost record shall be maintained to enable the company to exercise the various operations and costs. सीधा सा बात है यार, जनरल रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स, बस और कुछ नहीं। अच्छा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है, इधर देखो इधर देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है तो उसका लिए सबसे बड़ा अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट है। समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो उसको रखना ही रखना है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। और एक आएगा कॉस्ट शीट, वो अलग है, ये भी आपको मेंटेन करना है। कॉस्ट शीट ये भी आपको मेंटेन करना होगा, ये अलग चीज है। इसी से ही पर यूनिट ऑफ कॉस्ट निकलता है। समझ में आया? ये जो आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकलती है इसी से ही निकलती है। हेलो, यस सर। इसी से ही, कॉस्ट शीट से ही हम लोग प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकालता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट निकालता है। ये दोनों डिफरेंस याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा हम लोग, और इससे हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेगा, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। आया बात समझ में? जी सर। ओके, उसके बाद में आ जाओ। रूल 6 क्या है? कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई ऑडिटर अपॉइंट करता है तो आप क्या क्या देखते हो बताओ?
ये आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है। क्या क्या देखते हो आप जब कोई ऑडिटर अपॉइंट होता है? तो क्या देखते हैं उसकी? एक्सपीरियंस, स्किल, एबिलिटी, एडुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब Yes, sir. देखता है कि नहीं बताओ? देखता है ना हम लोग, उसका एक्सपीरियंस जी देखता जी है, जनरली हम लोग यही देखते हैं, Yes, sir. देखते हैं ना। क्या बोला है इसमें देखो, as per section 148 subsection 3 cost audit shall be conducted by a cost accountant who shall be appointed by the board. No person appointed under section 139 as an auditor of the company shall be appointed for conducting the audit of cost records. 139 में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, अभी इसमें अपॉइंटमेंट नहीं लगेगा, सीधा सा मतलब है 139 नहीं लगेगा। 139 में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स नहीं करेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, पहले जो कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया वो कंपनी का ऑडिट करेगा। कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड के लिए दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट होना जरूरी है, ठीक है? Yes, sir. जी ओके। जी सर। अच्छा, दूसरा चीज क्या बोला है? रूल 6 का क्या फंडा है देखो, द कैटेगरी ऑफ द कंपनीज स्पेसिफाइड इन रूल 3 and the limit specified in rule 4 shall within the 180 days of the commencement of every financial year will appoint a cost auditor. ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कितना दिन के कब से हम लोग को अपॉइंट करना होगा, क्या टाइम पीरियड है? 3 महीना है, 180 डेज। अगर कोई कंपनी रूल 3 और रूल 4 पे आ रहा है तो उसको कॉस्ट ऑडिटर कब अपॉइंट करना है? 180 डेज, मतलब कितना? 6 महीना, 6 मंथ्स। 6 महीना के अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना है? अपॉइंट करना है। और दूसरा चीज क्या बोला है? तो इसमें भी जैसे कि नॉर्मल ऑडिटर अपॉइंट होता था उससे आप रिटर्न कंसेंट लेता था, इससे भी आपको रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। याद आया कुछ? यस? जब आप लोग ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो रिटर्न कंसेंट लेते हो कि नहीं उसकी? जी सर। तो इसका जी, भी हम लोग को रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। हाँ भाई, तू ऑडिटर बनेगा, बोल। वो हाँ करेगा तो रिटर्न कंसेंट दे देगा, ठीक है बन जाऊंगा भाई। यही पंगा है इसमें। और क्या बोला है? द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड विल सबमिट ए सर्टिफिकेट दैट एज एन इंडिविजुअल और ए फर्म ही हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। और फिर इंडिविजुअल एज अ केस में भी सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया ऑफ 141 और proposed appointment has been made within the limits and the list of proceedings against the cost auditor pending with respect to him are disclosed in the certificate is true and correct। 4 चीजें देखना है। क्या? लिमिट्स में फॉल करना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई केसेस चल रहा है तो उसका डिस्क्लोजर दो, भाई मेरे अगेंस्ट कुछ केसेस चल रहा है, ये मेरा एविडेंस है। देखो, कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आपको अपना अपॉइंटमेंट के साथ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कुछ नहीं छुपाना, सब बताना है, ठीक है? कुछ नहीं छुपाना, आपको सब बता देना है, तभी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा। ये जनरल सा बात है, बेसिक्स बात है। और क्या बोला है? एवरी कंपनी रेफर्ड will inform the cost auditor concerned regarding the appointment with the central government within a period of 30 days in the board meeting or within a period of 180 days of the commencement of the financial year, whichever is earlier, in the electronic mode, form number CRA2 along with the fees। ये very important। कब आपको inform करेंगे? कब inform करेंगे? जो कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है वो कॉस्ट ऑडिटर को कब inform करेंगे भाई? Within what? Within 180 days। रुको, विद इन व्हाट? 30 दिन के अंदर, 30 डेज और 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इधर 2 लिमिट है, या तो 30 दिन के अंदर या 180 दिन विद इन द कमेंसमेंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद, यानी कि 180 दिन जैसे के अंदर जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, उन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो इन्फॉर्म डेट माना जाएगा। आया बात समझ में? ओके जी सर। आया बात समझ में? ये पंगा वाला चैप्टर है, बहुत पंगा वाला चैप्टर है ये। टाइम लिमिट्स इसमें बहुत ध्यान से याद रखना है आप लोगों को। अगर ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगा 30 डेज के अंदर, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का 180 दिन, विच एवर इज अर्लियर। किस पे करेगा फॉर्म? CRA2। CRA2 एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कौन सा है? CRA2। समझ में आया? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखो, एवरी कॉस्ट ऑडिटर शेल कंटिन्यू इन दिस कैपेसिटी द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर व्हिच ही हैज बीन अपॉइंटेड। हाउएवर द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस रूल शेल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी थ्रू द बोर्ड रेजोल्यूशन
आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और क्या बोला है इसमें, अपॉइंटमेंट्स एंड रेलेवेंट बोर्ड प्रोवाइडेड दैट सी प्रेजुडिस डायरेक्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या बोला है, देखो अगर ऑडिट कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो वो अपना पर्सनल कैपेसिटी से काम करेगा क्या? अगर कोई कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो अपना खुद का काबिलियत पे अपॉइंट हुआ है ना, हाँ? जी अपना पर्सनल कैपेसिटी से थोड़ी ना अपॉइंट हुआ है। तुम खुद गया था बुलाने मेरे को कॉस्ट ऑडिटर बनाओ, हाँ? जी सर। हम लोग खुद जी। थोड़ी ना गया था, हम लोगों को कंपनी हमारे पास आए तो मैंने बनाया। अच्छा, जब ऑडिटर अपॉइंट हो, जब कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो उसको अपना ड्यूटी ड्यू डिलीजेंस के साथ करना ही करना है, करना है कि नहीं बताओ? क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि उसको कॉस्ट ऑडिट करना है। समझ में आया? जी सर। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। यू कैन राइट लाइक दैट कि इफ एंड कॉस्ट ऑडिटर इज बीन अपॉइंटेड ही शुड एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, ड्यू डिलीजेंस का मतलब पता है क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कि मैंने मेरा काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है, कोई गलती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 100% निभाया है। और दूसरा चीज, अगर कोई गलती हुआ है या कुछ हुआ है, अगर उसको रिमूव भी करना है तो उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड मतलब अगर कोई कॉस्ट ऑडिटर से गलती हुआ है, उसको अगर कंपनी रिमूव करना चाहता है तो रिमूव कर सकता है, नो डाउट। लेकिन रिमूव करने से पहले उसको इन्फॉर्म करो कि हम लोग तुमको हटाने वाला है, और ऑडिटर को पूछो कि तुम अपना सफाई में क्या बोल सकते हो। आया बात समझ में? हाँ, जी यस सर, यस सर। यस, ये आपको देखना है, इस चीज का ध्यान देना है। और क्या बोला, कोई भी अगर कैजुअल वैकेंसी होता है, सीधा सा मतलब है ऑडिटर खाली हुआ तो 1 महीने के अंदर उस वैकेंसी को फिलअप कर दो। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई ऑडिटर है खाली हो गया, 30 डेज के अंदर उसको फिलअप कर दो। देखो हमेशा बात याद रखो, ऑडिटर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का पोस्ट हो, वो 1 महीना के अंदर फिल कर दिया जाता है, ये सबको पता है। 30 दिन का नॉर्मल पीरियड है, ये तो आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा, 30 दिन का नॉर्मल पीरियड है उसका। समझ में आया? जी सर। अरे अच्छा, और एक बात क्या बोला है कि एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भी CRA 2 पे होगा, वो भी CRA 2 पे होगा 30 डेज के अंदर। किसी ने लॉ पढ़ा है क्या आप लोगों में से? यस, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका? इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका? नो सर। यस, इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका? नहीं सर। नो किसी का सर। नहीं हुआ? नहीं अच्छा, देखो इसमें क्या होता है, लॉ में कंसेप्ट है कुछ, एक डायरेक्टर का एक चैप्टर है लॉ में, ठीक है? ठीक तो सर। डायरेक्टर का एक चैप्टर है, उसका कुछ प्रोविजंस जो है इससे मिलता है, 1-2 प्रोविजंस, जैसे कि वैकेंसी वाला। अब डायरेक्ट पोस्ट वैकेंसी कब करता है, खाली कब करता है? या तो उसने कोई गलत काम किया होगा, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर दे, या तो फिर उसको निकाल देगा काम से। आपको कोई पूछे रीजन क्या है, कॉस्ट ऑडिटर को रिमूव करने का रीजन क्या हो सकता है? या तो उसने काम अच्छे से नहीं किया है, पहला रीजन हो सकता है, उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं किया। रीजन जानो वैकेंसी का क्या रीजन हो सकता है, या तो उसने ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म नहीं किया, या उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करी, ठीक है? या कोई उसने पर्सनल इंटरेस्ट हो गया उसका, कोई कंपनी के साथ में उसका कोई पर्सनल एडवांटेज उसको मिला या पर्सनल गेन मिला है, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। या उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। 164 सेक्शन 164 का है, वो बोल रहे हैं कि हम आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, या तो ऐसा हो सकता है कि वो रोटेशन वाइज, रोटेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसका भी जी रीजन हो सकता है कि वो 5 साल तक ऑडिटर ना बने, वो भी कुछ कंडीशन हो सकता है। वैकेंसी का कुछ भी कंडीशन हो सकता है, वैकेंसी करने का, पोस्ट खाली करने का कोई भी रीजन हो सकता है। आया बात समझ में? जी ठीक है? सर। जी अच्छा, और लास्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द अदर स्टेटमेंट एनेक्स टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड साइन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड
ये तो सबको पता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेगा। बोर्ड मीटिंग होगा, ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको साइन करेगा और मीटिंग में बोलेगा लो, ये तो सबको पता है, नॉर्मल सा रीजन, नॉर्मल सा बात है ये तो रूल 6 आपको समझ में आया ना, किस किस पे लगेगा, ऑडिट कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। इसमें बस टाइम लिमिट याद रखो, 180 डेज के अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, CRA 2 में अपॉइंट करना पड़ेगा, और जब वो रिमूव होगा तो उसको कब रिमूव कर सकते हैं, कुछ उसका पीरियड था 30 डेज या 180 डेज, विच एवर इज अर्लियर, और उसमें भी आपको CRA 2 रेफर करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, रूल उसके बाद और कौन सा रूल है, उसके बाद क्या पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, 139 याद आया कुछ, 139 का प्रोविजन जहां पे ऑडिटर अपॉइंट होता था, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कुछ याद आया, यस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, घर पे कौन कौन पढ़ता है यार, यस, हेलो, जी यस सर। सर। घर पे कौन कौन पढ़ाई करता है, बताना मेरे को एक बार, सर करता है। क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो आप, सर रीड करते हैं थोड़ोली, फिर पॉइंट्स नोट्स बनाता है। यू आर कंटिन्यूस स्टडी नहीं होता ना ऐसा, आपको मैंने आपको फर्स्ट डे में ही बोला था, जो क्लास में पढ़ रहा है उसको थ्रोली एक बार रीडिंग करो उसका, तभी आपको प्रोविजन दिमाग में रहेगा, वरना आपका कोई प्रोविजन दिमाग में नहीं रहेगा। अब मैं 139 के बारे में गाना गा रहा हूँ, आप लोग को ये नहीं पता कौन सा मूवी का गाना है ये, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। तो 149 141 सबसेक्शन 3 क्या है कि person disqualified shall not be appointed as a cost auditor of a company. Similarly, auditor of a company appointed shall not act as a cost auditor of a company. 139 में जो ऑडिटर अपॉइंट हो गया वो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड, हमेशा याद रखो, डिस्क्वालिफाइड है उसका, ठीक है। और जो Yes, sir. 140 और जो 141 सब सेक्शन 3 में ऑडिटर बनना है वो 139 में ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। यस सर। हाँ, ये होते हैं रीजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस। और क्या है, रेमुनरेशन भी मिलेगा उसको। रेमुनरेशन में मतलब क्या था, जैसे कि उसमें 142 था, इसमें कौन सा सेक्शन है, 148 सब सेक्शन 3, इसमें भी ऑडिटर को रेमुनरेशन मिलेगा, वो तो सबको पता है रेमुनरेशन मिलेगा भाई, पैसे के लिए ही काम करना, बिना पैसे के लिए कौन काम करेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। और क्या क्या बोला है, राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होगा, ऑडिटर का अगर अपॉइंटमेंट हो गया, ऑडिटर का, कॉस्ट ऑडिटर का, पहला ड्यूटी क्या है उसका, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड को चेक करना। दूसरा ड्यूटी क्या है उसका, अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, कोई एडिशनल वर्किंग पेपर, नोट्स, एक्सट्रैक्ट कुछ भी चाहिए तो वो मांग सकता है कंपनी से, ये इसकी ड्यूटी है। मीटिंग अटेंड करना इसका ड्यूटी है। जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर था सेम इसका भी वही है, सेम इसका भी वही है। मीटिंग अटेंड करना, नोटिस देना, अप्रूव करना, ऑडिट रिपोर्ट साइन करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल लगाना, ये सारे राइट्स एंड ड्यूटीज इसी का ही है जो आपने वहाँ पे पढ़ा था कंपनी ऑडिट में, सेम इससे का वही होगा। वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाएगा, ये लिखना है आपको, ठीक है, ठीक है ठीक सर। है। यस यस सर। अच्छा, अब सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा है बताओ, सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, देखो क्या लिखा है। रिपोर्ट किसमें सबमिट करते हैं हम, CRA 3 में। ऑडिट रिपोर्ट किसमें सबमिट करते हैं, CRA 3 में। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑडिटर विल साइन हिज साइन ऑडिट रिपोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 180 days from the closure of the financial year, and the report will be submitted to the board of directors, and the board of directors will consider and examine particularly any reservation and qualification contained therein। सीधा सा मतलब है, कॉस्ट ऑडिटर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे ऑडिट रिपोर्ट देगा CRA 3 पे, कब देगा, 180 डेज के अंदर, ठीक है।
180 डेज के अंदर कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देगा। कब देगा? 180 डेज के अंदर देगा। उसके बाद क्या बोला है? द कंपनी कवर्ड अंडर द रूल्स विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट will give it to the furnished to central government with full information and explanation or reservation in form CRA4 in XBRL format along with the fees। अबे XBRL format क्या होता है? XBRL format क्या होता है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे कि PDF, JSON, HTML फाइल। तो आपको इसको XBRL फॉर्मेट पे देना पड़ेगा। अब मैं XBRL की क्लास नहीं करवा रहा, बस इतना बात याद रखो कि कॉस्ट ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA फॉर्म पे अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा। किस पे देगा? XBRL फॉर्मेट पे देगा। एक्सटेंसिबल, क्या फुल फॉर्म है उसका? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि XBRL क्या चीज है। XBRL क्या है? ये वो फॉर्मेट है जहां पे कॉस्ट ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है। कब, कितने दिन के भीतर देता है? 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर देता है। और कौन से फॉर्म पे देता है? CRA4। ठीक है, समझ में आया? जी सर। अच्छा, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओपिनियन दैट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी तो दे कैन आस्क फॉर दैट इंफॉर्मेशन। इसमें 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देगा CRA3 पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगे CRA फॉर्म पे। कौन से फॉर्म पे देंगे? XBRL फॉर्म पे देंगे। कब से देंगे? 30 डेज के अंदर देंगे। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कब देंगे? कौन सा पीरियड है? 180 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बस इसमें 2 ही बात है। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया ना? अच्छा, ये कुछ फॉर्म्स है MCQ से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर्म नंबर CRA1 क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड विल बी मेंटेन्ड। CRA2 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। CRA3 क्या है? ऑडिट रिपोर्ट के लिए है। CRA4 क्या है? जो ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ये याद रखना आप लोग, ठीक है? जी सर। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है? पेनल प्रोविजंस है। पेनल्टी कितना कितना है? हाँ, यस, पेनल्टी पूछा। फॉर्म्स और पेनल्टीज ही याद है इस चैप्टर पे। एक तो वो चार्ट, रूल 4 वाला चार्ट, एक ये पेनल्टी, और एक ये राइट, ये कौन सा? सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसी से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसी से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है? इसी से क्वेश्चन फ्रेम होगा। अच्छा, कितने का जूता लगेगा? 25,000 का जूता लगेगा। और थप्पड़ कितने का लगेगा? 5 लाख का थप्पड़ लग जाएगा। किसको? किसको? कंपनी को। कंपनी को, ठीक है? कंपनी को जूता कितने का? 25,000 का। और थप्पड़ कितने का? 5 लाख का। और 5 ऑडिटर, लाख का। और ऑडिटर को कितने का लगेगा? ऑडिटर को कितने का लगेगा? ऑडिटर को जेल हो सकता है 1 साल का। जेल हो सकता है 1 साल का। और थप्पड़ लगेगा 10,000 का। सॉरी, जूता लगेगा 10,000 का और थप्पड़ लगेगा कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का। हाँ, थप्पड़ महंगा होता है आज के टाइम पे। जूते से ज्यादा इज्जत थप्पड़ की होती है, अकॉर्डिंग टू मी। दिस आर द टेक्निक्स वेर यू विल रिमेंबर। जूता, थप्पड़, ये थप्पड़ महंगा है मतलब हाँ 1 लाख का पेनल्टी लग सकता है। दीज आर द कीवर्ड्स। और बताओ। अच्छा, ये कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। जस्ट गिव एंड रीड, जस्ट गिव एंड रीड, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। जस्ट एक रीडिंग लो और ये चैप्टर खत्म करो। खत्म हो चुका, आखिरी सांस ले चुका है, खत्म ये चैप्टर। क्या है इस चैप्टर पे? क्या था? मेरे को नहीं लगा मैं कोई टॉपिक पढ़ाया। I was not doing I am learning any topic. Is it? यस सर। Is सर it? केस स्टडीज आता है क्या? केस स्टडीज में बेटा वही आपको लिमिट से ही केस स्टडीज बनता है। वो लिमिट्स आपको याद है तो आप ये आंसर दे सकते हो।
देखो कैजुअल वैकेंसी का पूछा है, जो कैजुअल वैकेंसी आप किस पे दे सकते हो बताओ, कौन से फॉर्म पे आ रहा है, कैसे इन्फॉर्म करना है आपको, वो पूछ सकता है। आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, यू कैन राइट योर केस स्टडी। समझ में आया? जी सर। लॉ हुआ, ऑडिट हुआ, ये एक्चुअल में ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर ये लॉ का पार्ट है। ऑडिट में घुसा दिया इसको, ऑडिट का पार्ट ही नहीं है एक्चुअल में, ये लॉ का पार्ट है। थोड़ा लॉ चल रहा है अभी, तो लॉ का क्लास चल रहा है अपना, ऑडिट का क्लास थोड़ी ना चल रहा है। हाँ जी सर। देखो क्या समझ में नहीं आया मेरे को बताओ। आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर। देखो क्या है, इस चैप्टर से लगा लो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नियरली 4 to 6 मार्क्स, आइदर एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव। 4 to 6 मार्क्स, ज़्यादा नहीं, 4 to 6 मार्क्स, आइदर एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव। ओके सर। हैं? इसमें से कोई बच्चा है क्या जो अभी फिलहाल कोई और कुछ और भी कोर्स कर रहा है? हेलो, नो सर। किसी का बीकॉम कंप्लीट हो गया? जी सर। अच्छा, कोई वर्किंग में है क्या, कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं क्या, कोई फर्म वगैरह पे कोई काम भी कर रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा, कौन सी फर्म पे हो आप? सर मैं टीचिंग करवाती हूँ कंप्यूटर का। टीचिंग करवाते हो, क्या पढ़ाते हो आप? सर कंप्यूटर का टीचिंग। ओके ओके ओके। यस नायक जी, कुछ पूछने वाले हो? नो सर। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। यस सर। है? यस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सेक्रेटरियल सिक्रेटिकल अब आ ऑडिट। जाओ कंपनी सेक्रेटरी वालों के पास, अब आ जाओ कंपनी सेक्रेटरी वालों के पास। एक्चुअली पता है कंपनी सेक्रेटरी वाला जस्ट लाइक एन बॉस, ये दे आर द बॉस, क्योंकि उनको बेचारों को इतना लिखना होता है, इतना लिखना होता है, नो मोर। मीटिंग्स का प्रॉक्सीज सीएस लिखेगा, नोटिस सीएस लिखेगा, एजेंडा सीएस तैयार करेगा, हाँ, रिपोर्ट्स सीएस तैयार करेगा। सीएस का जो काम है कोई आसान काम नहीं है। नो डाउट ही इज इक्विवेलेंट, तीनों देखो तीनों एक है, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का तीनों का सेम है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बर्डन सीएस के ऊपर होता है मेरे हिसाब से। क्यों? सेक्रेटरियल ऑडिट स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, ऐसा फॉर्मेट नहीं बनाना, वैसा फॉर्मेट नहीं करना, ये वर्ड ऐसे लिखना, मतलब हजारों हजारों रूल्स एंड रेगुलेशंस, हजारों हजारों रूल्स एंड रेगुलेशन। इसीलिए जो कंपनी सेक्रेटरी का सब्जेक्ट्स है इतना डीप है। हम लोग के फाइनल्स पे इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट बेस ज़्यादातर सब थ्योरेटिकल्स है, एंटायर सिलेबस इज थ्योरेटिकल, यू हैव टू मग अप। पागल हो जाएगा, इतना चीज मग अप कैसे करेगा? तो हम लोग अभी सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में कुछ पढ़ेगा। देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, अभी तक हम लोग जितना ऑडिट पढ़ा कंपनीज का, कॉस्ट ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, ये जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है, ये सब चीज़ का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ऑडिटर का अपॉइंट होना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। ये सब क्या है? रूटीन वर्क है, कंपनीज में होते रहता है। ठीक है, ऑडिटर को आज निकालना है निकाल दो, दूसरा ऑडिटर को लेके आना है ले आओ, ये सारा रूटीन वर्क है, ये काम होते रहेगा रूटीनली, ये हमेशा होते रहेगा। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है पता है? कंपनी सेक्रेटरी, देखो कंपनी सेक्रेटरी हर ऑप्शन है उसके पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास ऑप्शन है।
either he can act as an advocate, lawyer, either he can go for practice, either he can go for any job. वो जॉब पे जा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं. एक्चुअली हम लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है तीनों के ऊपर. अगर कोई सी एस सी एम ए है, ही हैव टू प्रैक्टिस 1, ही कांट प्रैक्टिस 3. तीनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकता, पता है ये बात. अगर किसी के पास सी एम ए का डिग्री है, ही कैन हैव द डिग्री नो डाउट, बट ही कैन चूज ओनली 1. ही कैन चूज ओनली 1. पता है क्यों? ये बात पता नहीं है आपको? तुम डिग्री ले सकता है, कोई इशू बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सी एम ए है, सी एस और सी एम ए, इसमें से आपको एक चीज रखना है, तीनों एक चीज आप नहीं रख सकता. डिग्री के सामने आप लगा सकते हैं अपना नाम के आगे, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली वंस. ये आपके ऊपर है व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग. मैन यू विल गो फॉर दिस ओनली, मैन यू विल गो फॉर दिस ओनली. ये एक्चुअल में एथिक्स का पार्ट है. कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अपना प्रोफेशनल एथिक्स है, कंपनी सेक्रेटरी का अपना प्रोफेशनल एथिक्स है, और कॉस्ट अकाउंटेंट वालों का अपना प्रोफेशनल एथिक्स है. हम लोगों का जो एथिक्स है, हम लोग के उस इंस्टीट्यूट में तो मना ही है. वी कैन यूज द डिग्री बट वी कांट वर्क. बट आई डोंट नो फॉर सी एस एंड सी एम ए, बट फॉर अस देयर इज रेस्ट्रिक्शन. यू कांट प्रैक्टिस 3. तुम डिग्री ले लो, जिसने 3 डिग्री ले लिया, ही इज एन जीनियस. यस, ही इज एन जीनियस. आदमी से एक डिग्री नहीं लेता, आदमी 3 डिग्री लेके बैठा है. ही इज एन जीनियस मीन्स हिज ब्रेन इज वेरी शार्प, just like an Einstein. समझ में आया? जी सर. हाँ, तो अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों से. अब मान लो कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी में आ गया, ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा वहाँ पे? खाली बैठ के मीटिंग्स का रट्टा मारेगा, नोटिस का रट्टा मारेगा? हाँ, क्या चीज़ करेगा वहाँ पे वो, बताओ क्या करेगा वहाँ पे? वो क्या काम करेगा, बताओ क्या करेगा वो वहाँ पे? व्हाट ही विल डू? गाना गाएगा? गाना गाएगा तो क्या करेगा वो? वही चीज हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ने वाले हैं. इसमें भी कुछ लिमिट्स है, इसमें भी कुछ लिमिट्स है. देखो, हम लोगों का कंपनीज एक्ट में, मैंने एक बात बताया था. देखो, हम लोगों के कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट आया था. ये अमेंडमेंट आया था 2022 में. 2022 में एक अमेंडमेंट आया था. 2022 में ये अमेंडमेंट आया था कि अगर कोई किसी को अपॉइंट कर रहा है, की मैनेजर पर्सन, मैंने पहले बताया था, की मैनेजर पर्सन को कोई अपॉइंट कर रहा है, तो उसमें बेचारा कंपनी सेक्रेटरी भी इंक्लूड हो गया. तो जब इसमें कंपनी सेक्रेटरी को इंक्लूड कर दिया, तो कंपनी सेक्रेटरी वालों ने बोला, हैं हम लोग भी है, हम लोग के लिए कुछ करिए मोदी जी. तो मोदी जी ने क्या बोला, ठीक है, जिस कंपनी को 10 करोड़ से ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होगा, वो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को एम्प्लॉय करेगा या उसको रिक्रूट करेगा. वो परमानेंटली रिक्रूट होगा, वो परमानेंटली रिक्रूट होगा. ये लॉ में लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, ये बात लॉ में लिखा है. परमानेंटली एम्प्लॉयड, वो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रहेगा. उसको तुम निकालना सकते हो, कंपनी के ऊपर है, लेकिन वो एम्प्लॉय हो सकता है. 10 करोड़ से ज़्यादा जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल है, वो होल टाइम एम्प्लॉय कंपनी सेक्रेटरी रख सकता है. आया बात समझ में? तो इसमें देखो कंपनीज एक्ट का किस किस पे कंपनीज एक्ट का प्रोविजन लगने वाला है. देखो, ये चैप्टर भी आज खत्म. लिमिट्स देखो क्या क्या है. पहला लिमिट देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, राइट? अच्छा, लिस्टेड कंपनी क्या होता है? लिस्टेड कंपनी क्या होता है? द कंपनी विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनी, ठीक है. और दूसरा, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, और जो पब्लिक कंपनी है, स्पेशली पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, और
जिसका लोन्स और बोरोइंग्स कितना है 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो कंपनी सेक्रेटरियल ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है वो एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? Yes, समझ में sir. आया? ठीक है, ये लिमिट्स आप अंडरलाइन कर लो, अमाउंट ये सब लिमिट्स अंडरलाइन कर लो। अच्छा, जी। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये वाला देखो, सेबी एलओडीआर। ये सेबी एलओडीआर का मतलब पता है क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सारा चीज सेबी बाबू का है। मतलब क्या होता है, कुछ इंटरवल्स होता है, जैसे 21 डेज 2 डेज, जैसे बाईबैक करना है तो 2 दिन का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, 2 दिन का टाइम पीरियड होगा। अगर कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं आप अपने शेयर कैपिटल पे, सिक्योरिटीज पे, तो 11 वर्किंग डेज होगा। ठीक है, या तो फिर आप ये देख रहे हो कि मेरे को फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताना है तो उसका 7 वर्किंग डेज होगा। ठीक है, अगर आपको मीटिंग कर या आपको अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना है, जैसे कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है या कुछ देना है, तो 60 डेज का लिमिट्स है। ये कुछ ये सब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, ये अलग चैप्टर है। सेबी एक्ट है अपना पूरा 1992, ये सारा बात उस पर लिखा गया है। ये सब उस पर नहीं जाना मेरे को, इसमें बस इतना लिखना है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस में है, उसको 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। ये कंप्लायंस का मतलब पता है क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चलते आ रहा है और वो आपको फॉलो करना है। कोई रिपोर्ट आप बना रहे हो, वो रिपोर्ट को आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत बनाना है, रिपोर्ट करना है कि आज जितना शेयर इशू हुआ, किसका इशू हुआ, किसने अलॉट किया, किसने एप्लीकेशन बनी दिया, ये सारा काम सेबी को रिपोर्ट करना है। ये एलओडीआर का काम है, ये जो है ये एलओडीआर का काम है। ठीक है, आया बात समझ में? जी सर। अच्छा, अब सेक्रेटरियल ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? सेक्रेटरियल ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? ये भी रिजोल्यूशन पास होगा, मीटिंग्स होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तब सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट होगा। और कब अपॉइंट होगा, देखो इस पे क्या लिखा है, इट इज एडवाइसेबल फॉर अ सेक्रेटरियल टू गेट ए लेटर ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम द कंपनी। ये भी पता है, ऑडिट होगा तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट तो बनेगा ही बनेगा, 210 ऐसे 210, ये तो आप सबको पता है। और क्या है, द कंपनी विल रिपोर्ट द चेंजेस इन द सेक्रेटरियल ऑडिटर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर in the board report. The qualification, observation and comments of the audit report will be at the annual general meeting of the company with the explanation and comment. जो सबको पता है, अगर कोई ऑडिटर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बन के तैयार हुआ है तो वो ऑडिटर ही तो बताएगा कि मेरे हिसाब से क्या ऑब्जर्वेशंस था, मैंने क्या कमेंट्स किए हैं। वो बोर्ड मीटिंग में तो इन्फॉर्म करेगा, वो बोर्ड मीटिंग में इन्फॉर्म करेगा। और किस पे इन्फॉर्म करेगा? बाजार में जाके इन्फॉर्म करेगा क्या? नहीं। और क्या बोला, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये फॉर्म देखो MR3 लिखा हुआ है इसमें, एक इंपॉर्टेंट है, द फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज इन MR3, ये अंडरलाइन करो, ये MR3 का फॉर्मेट फॉलो करेगा, MR3। और क्या है इस पे? और कुछ नहीं है, सेबी एलओडीआर का ज्ञान दिया हुआ है इसमें, जो आपका काम नहीं है सेबी एलओडीआर का काम, बस। और क्या है चैप्टर पे, लिमिट्स याद रखो, MR3, और जो सेक्रेटरियल ऑडिट होगा वो मीटिंग्स पे अपॉइंट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट करेगा। इज इट? Yes, sir. This chapter consists of only 2 to 3 marks. 2 to 3 marks. Yes, then also important है। ठीक है? ठीक है सर। Okay, now I am leaving the classes.